हेलो स्टूडेंट। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, हमारे डेवलपमेंट गोल क्या होने चाहिए और सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक आता है व्हाट इज़ डेवलपमेंट। इस स्लाइड में हम डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बेटरमेंट यानी सुधार, लेकिन इसका मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए फार्मर का गोल होता है कि उसकी क्रॉप के लिए उसे ज़्यादा पैसे मिले, वहीं पे जो वर्कर है उसका गोल होता है कि उसके काम के लिए उसे ज़्यादा पे किया जाए। लेकिन ये भी याद रखना पड़ता है कि डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। एग्जाम्पल के लिए जब डैम बनता है तो उससे बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, पर उसकी वजह से लोगों को डिस्प्लेस भी होना पड़ता है। यही था दोस्तों डेवलपमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल। इस स्लाइड में हम इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे गोल्स दो तरह के होते हैं। मेटेरियलिस्टिक गोल यानी वो चीज़ें जो हम पैसे से खरीद सकते हैं, फॉर एग्जांपल कार, हाउस, क्लोथ एंड एक्सेट्रा। और दूसरे हैं नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल जो पैसे से नहीं खरीद सकते, जैसे फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और इक्वालिटी। बट सबका कॉमन गोल होता है कि उनकी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा हो। पर हमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना चाहिए कि इनकम मीन्स मनी इज़ नॉट द ओनली गुड फैक्टर फॉर अ गुड लाइफ। मतलब मनी ही सब कुछ नहीं होता है एक अच्छे जीवन के लिए। तो यही था इनकम एंड अदर गोल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नेशनल डेवलपमेंट। तो चलिए नेशनल डेवलपमेंट के बारे में समझते हैं। इसका मतलब होता है किसी कंट्री की एबिलिटी टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इट्स सिटीजन। एक कंट्री तब डेवलप करती है जब वहाँ के लोगों को बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी और एम्प्लॉयमेंट मिलती है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अलग अलग लोगों के ओपिनियन नेशनल डेवलपमेंट को लेके अलग अलग हो सकती है और होते भी हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग कंट्रीज एंड स्टेट। इस स्लाइड में हम कंपेयरिंग कंट्रीज एंड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड बैंक किस बेस पे कंट्रीज को कंपेयर करता है, पर कैप्चा इनकम क्या होती है, और मनी को ही हम मेन क्राइटेरिया की तरह क्यों यूज करते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड बैंक यूजेस पर कैप्चा इनकम एज मेन क्राइटेरिया फॉर कंपेयरिंग नेशंस। कंट्रीज जिनका पर कैप्चा इनकम ज़्यादा होता है वो जनरली ज़्यादा डेवलप्ड मानी जाती हैं, क्योंकि हायर इनकम लोगों को ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अफोर्ड करने देती है। पर कैप्चा इनकम का मतलब होता है एवरेज इनकम अर्नड बाय अ पर्सन इन अ गिवन एरिया ओवर अ पीरियड। और हमें अगर पर कैप्चा इनकम कैलकुलेट करनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी होती है। इसकी लिमिटेशन ये है कि इनकम अलोन इज़ नॉट इनफ। हमें हेल्थ, एजुकेशन और इक्वालिटी भी देखनी पड़ती है। तो दोस्तों यही था कंट्रीज़ का कंपैरिजन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इस स्लाइड में हम इनकम और अदर क्राइटेरिया को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कंपैरिजन के लिए पर कैप्चा इनकम के साथ साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिफोर एज ऑफ 1 पर 1000 लाइव बर्थ्स, मतलब जो 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से कितने बच्चे 1 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं, इसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। उसके बाद अगला आता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट वो होता है कि 7 से प्लस उम्र के कितने बंदे पढ़ लिख सकते हैं। उसका अगला हमारा जो क्राइटेरिया आता है वो है नेट अटेंडेंस रेशो, कि 14-15 साल के कितने बच्चे स्कूल को अटेंड कर रहे हैं। ये नंबर हमें बताते हैं कि सिर्फ इनकम ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि हेल्थ, एजुकेशन
भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही था हमारा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटी एंड बीएमआई। इस स्लाइड में हम पब्लिक फैसिलिटी और बीएमआई की बात कर रहे हैं। पब्लिक फैसिलिटी बेसिक सर्विसेज होती हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर सोशल वेलबींग, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हम पढ़ेंगे कि बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई क्या होता है। ये एक बेसिक हेल्थ इंडिकेटर है जिसे हम स्टैटिकल डाटा हैंडलिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला है वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर्ड। अब जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं और अगर जो हमारा बीएमआई 18 से बिलो आता है तो हम उसे अंडर नरिश्ड मानते हैं, वो 18 से 25 आता है तो हम उसे नरिश्ड मानते हैं, और अगर वो अबव 25 आता है तो हम उसे ओवरवेटेड मानते हैं। तो यही था बीएमआई और पब्लिक फैसिलिटी। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस स्लाइड में हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या एचडीआई की बात करेंगे। इसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी रिलीज करता है। यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक के बीच में ये फ़र्क है कि यूएनडीपी पर कैप्चा इनकम के आगे जाता है और हेल्थ, एजुकेशन, इनकम तीनों फैक्टर को यूज़ करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्रिएट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इस स्लाइड में हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब हम रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करें कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इसके हमारे सामने चैलेंजेस ये हैं कि हम नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ग्राउंड वाटर और क्रूड ऑयल का ओवर यूज़ ना करें ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बच जाए। तो दोस्तों, यही था हमारा क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1। मैं होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।